हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। इकोलॉजी यूनिट हमने स्टार्ट की थी ऑलरेडी। बहुत सारे लेक्चर्स हम इकोलॉजी के देख चुके हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए थे। अब लास्ट फ्यू लेक्चर्स ही बचे हैं इकोलॉजी के, तो 3 to 4 लेक्चर्स, और इसमें हम एनर्जी फ्लो के बारे में आज पढ़ेंगे। आप लोगों को याद होगा, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो, कि इकोसिस्टम के बारे में हमने पहले पढ़ा। इकोसिस्टम का बेसिक्स हमने पढ़े थे, उसके बाद इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर, देन इकोसिस्टम फंक्शंस। फंक्शंस में फोर फंक्शंस हम मेनली पढ़ रहे थे। फर्स्ट था हमारा जिसमें हमने प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। सेकंड हमने डीकम्पोजिशन के बारे में पढ़ा था, और आज जो है थर्ड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, दैट इज एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिटेल में। एनर्जी फ्लो होता क्या है, देखिए इकोसिस्टम में जितने काम हो रहे हैं, आप देखिए एनर्जी से हो रहे हैं, ठीक है। अब वो एनर्जी आई कहाँ से और वो किस तरीके से फ्लो करती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। एनर्जी का फ्लो मतलब किस सीक्वेंस में एनर्जी जो है फ्लो कर रही है, मूव कर रही है एक इकोसिस्टम में, एक ऑर्गेनिज्म से लेके दूसरे ऑर्गेनिज्म तक, ठीक है। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के पास एनर्जी आई, फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास मूव करी, दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास मूव करी। सो वो जो एक सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एनर्जी फ्लो। अब एनर्जी आई कहाँ से? सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, क्योंकि डीप सी में तो वहां तक तो रेज पहुंचती नहीं है। तो सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक फ्लो करती है, उसी को हमने एनर्जी फ्लो बोला है। वो एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है। अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। पहले ये पढ़ते हैं कि एनर्जी आई कहाँ से और कितनी एनर्जी आई और कैसे कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हुई यहाँ आकर अर्थ सरफेस पे, ठीक है। एनर्जी जो है वो सन से आई, सोर्स ऑफ एनर्जी सन था। जो एनर्जी आई थी सरफेस पे, यानी कि इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, ठीक है, उस एनर्जी का, सपोज करो 100% एनर्जी आई, उस एनर्जी का लेस देन 50% ही होता है जो कि पार होता है। पार मींस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, मतलब ऐसी रेडिएशन जो फोटोसिंथेसिस में काम आएगी, जो फोटोसिंथेसिस को रेगुलेट कराएगी। वो जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ लेस देन 50% होती है ऑफ द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। अब सोचने वाली बात यह है कि जब सन से एनर्जी आई और 50% से भी कम जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो रही है, तो बाकी की एनर्जी कहाँ गई? बाकी की एनर्जी कहाँ चली जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है बाय द गैसेस। एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, जैसे सन से आई एटमॉस्फेयर में जो गैसेस थी उन्होंने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, या फिर जो वाटर वेपर्स थे एटमॉस्फेयर में उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, या फिर कुछ क्लाउड्स ने रिफ्लेक्ट बैक कर दिया उसको, लाइट को, और बाकी जो बची हुई लाइट होती है वो हमारे डस्ट पार्टिकल्स उसको स्कैटर कर देते हैं। तो ये होती है मोर देन 50%। 50% से भी ज्यादा लाइट तो ऐसे चली जाती है जो सन से आई थी, और बाकी की बची हुई लाइट फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है जो कि लेस देन 50% होती है। समझ में आ गया आपको? यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का मतलब है कि जो फोटोसिंथेसिस में काम आएगी। अब प्लांट्स, अब इतने हमारे पास रेडिएशन था, ये रेडिएशन था फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी कि लेस देन 50%। अब इसमें से जब फोटोसिंथेसिस में ये यूज होगी, उसके बाद मतलब ये रेडिएशन फोटोसिंथेसिस में यूज होगी, पर सवाल ये है कि कितनी यूज होगी? क्या ये सारी की सारी यूज हो जाएगी जो अवेलेबल थी? आंसर इज नो, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाती है इस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में कैप्चर होने से पहले ही। दैट इज 45 से 49% ऑफ पावर तो एनर्जी लॉस हो जाती है। सिर्फ जो फोटोसिंथेसिस में कैप्चर हो पाती है वो 1 to 5% एनर्जी होती है ऑफ टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि जो प्लांट्स हैं, जितनी सोलर एनर्जी वो कैप्चर कर रहे हैं वो क्या है? वो 1 to 5% है ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। इंसिडेंट सोलर रेडिएशन यानी कि 100% जो रेडिएशन थी उसका सिर्फ 1 से 5%। और अगर आप पार की बात करोगे जो लेस देन 50% थी, उससे के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 2 to 10% ऑफ द पावर है जो कि प्लांट्स सच में यूज कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कैप्चर कर रहे हैं जिसे, और कैप्चर करके ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज कर रहे हैं।
तो वो जो होती है, आप एक डाटा याद कर लीजिएगा यहाँ पे, या तो 2 to 10% ऑफ पार या फिर 1 to 5% ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, ताकि कंफ्यूजन ना हो और एग्जाम में गलत ना हो, ठीक है। पार के हिसाब से भी लिख सकते हैं, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, वैसे इंसिडेंट सोलर रेडिएशन के हिसाब से ही लिखिए कि प्लांट्स जो है 1 to 5% ही कैप्चर करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। उसमें से भी क्या होता है, यहाँ पे प्लांट ने कैप्चर करी 1 to 5%, उसमें से भी वो था प्लांट का जीपीपी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो एनर्जी इसने कैप्चर करी थी, ये रेडिएशन, अब इसमें से भी 0.2 to 1% तो लॉस हो जाती है। 0.2 to 1% ऑफ व्हाट, ऑफ टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, ठीक है। अब इतनी तो रेस्पिरेटरी लॉस हो गया। इसके बाद क्या बचा, एनपीपी। एनपीपी मैंने बताया था, एनपीपी क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो जीपीपी, जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, जब उसमें से रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बचती है, एंड दिस इज 0.8 to 4% ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, यही लिखा है यहाँ पर। ये था एनर्जी का कॉन्सेप्ट कि सन से कितनी एनर्जी आई, उस एनर्जी का क्या हुआ, कितनी एनर्जी जो है गैसेस और वाटर वेपर्स ने एब्जॉर्ब करी, बाकी कितनी एनर्जी उसमें से थी जो कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस थी, उसमें से भी कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, कितनी प्लांट्स ने उसको फोटोसिंथेसिस के लिए कैप्चर किया, कितनी एनर्जी रेस्पिरेटरी लॉस में चली गई और कितनी फिर फाइनली एनपीपी में आई। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट एनर्जी का। अभी इसके बाद आते हैं कि एनर्जी फ्लो कैसे करती है। देखो, एनर्जी जो फ्लो करती है इकोसिस्टम में, वो यूनी डायरेक्शनली फ्लो करती है। यूनी का मतलब होता है वन, यानी कि वन डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ऐसा नहीं है एनर्जी कहीं से भी आई, किसी भी ऑर्गेनिज्म से आई, किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में चली गई, नो। एक सीक्वेंस है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ये लॉ है, ये रूल है। जैसे सन से एनर्जी आई, वो सन से एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास ही जाएगी और कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। प्रोड्यूसर जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, उस सोलर रेडिएशन से जो एनर्जी आ रही है उसको फिक्स करते हैं, उस प्रोड्यूसर को फिर कौन खाता है, हर्बीवोर खाता है। तो ये एनर्जी हर्बीवोर के पास चलेगी। अब जब एनर्जी हर्बीवोर के पास चली जाती है तो इस हर्बीवोर को किसने खाया, कार्निवोर ने खाया, तो एनर्जी कार्निवोर के पास चली गई। ऐसा नहीं है कि जो हर्बीवोर के पास एनर्जी आई थी वो प्रोड्यूसर के पास वापस जाएगी, कभी नहीं जाएगी। वो एनर्जी कहाँ जाएगी, कार्निवोर पे। एक सीक्वेंस है कि इसी फ्लो में एनर्जी जो है वो फ्लो करेगी, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ठीक है। अब जो एनर्जी ऑटोट्रॉफिक प्लांट से हर्बीवोर के पास गई है, तो वो एनर्जी ऑटोट्रॉफ के पास वापस नहीं आएगी। दिस इज द लॉ कि एनर्जी फ्लो जो है हमें इकोसिस्टम में यूनिडायरेक्शनल है। अब एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, तो एनर्जी जो है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में परमानेंटली उसी में ट्रैप नहीं रहती। मतलब आप कहें कि हाँ, सोलर रेडिएशन आई, किसी प्रोड्यूसर ने फोटोसिंथेसिस किया, फोटोसिंथेसिस के बाद एनर्जी जो है उसमें आई प्रोड्यूसर में, तो वो एनर्जी परमानेंटली उसी में रहेगी। नो, एनर्जी उसमें परमानेंटली नहीं रहेगी। एनर्जी जो है उससे हायर ट्रॉफिक लेवल में, यानी कि हर्बीवोर के पास हो जाएगी, ठीक है। अगर वो हर्बीवोर के पास नहीं होती है, सपोज करिए कोई प्रोड्यूसर था, कोई प्लांट था, उसको किसी हर्बीवोर ने खाया ही नहीं, तो वो एनर्जी हर्बीवोर के पास ट्रांसफर नहीं हुई, तो क्या होगा, जब वो प्लांट डाई होगा तो डीकम्पोजर्स या डेट्रीवोर्स आएंगे, उसके ऊपर फीड करेंगे डेड रिमेन्स पे, तो वो एनर्जी फिर वापस सॉइल में आ जाएगी जब डीकम्पोज कर देंगे। तो एनर्जी जो है वापस, ऐसा नहीं है कि अब वो प्रोड्यूसर से वापस सन के पास चली गई, ऐसा नहीं है। एक सीक्वेंस में आ रही है, सन से प्रोड्यूसर के पास आ गई, कैप्चर हो गई, तो प्रोड्यूसर से अब हर्बीवोर पे ही जाएगी, नहीं जाएगी तो डायरेक्ट उसको डेट्रीवोर या डीकम्पोजर्स जब उसको डिग्रेड करेंगे तो वो नेचर में वापस आ जाएगी, सॉइल में वापस आ जाएगी, ठीक है। हर्बीवोर्स जो होते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करते हैं और फिर उनकी एनर्जी का कुछ पार्ट जो होता है वो डाइजेशन और एसिमिलेशन में चला जाता है, ठीक है। देखिए, अब कुछ एसिमिलेटेड फूड जो होता है फिर वो ब्रेक डाउन होता है, क्यों होता है, क्योंकि बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही हैं। फिर क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, तो बहुत ही कम प्रोपोर्शन ऐसा होता है जो कि हर्बीवोर के पास बचता है। समझ में आ रही है आपको, मतलब जैसे प्रोड्यूसर के पास एनर्जी थी, अभी आप आगे इसको 10% लॉ से ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अभी एक्सप्लेन करूंगी मैं 10% लॉ नेक्स्ट लेक्चर में, मे बी और मे बी इन दिस लेक्चर। जैसे कि एनर्जी प्रोड्यूसर से हर्बीवोर के पास आई,
तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि सारी की सारी एनर्जी उसके पास रहेगी। बहुत सारी एनर्जी ऐसी होगी जो कि फूड के डाइजेशन में लग जाएगी, एसिमिलेशन में लग जाएगी, फिर बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती हैं उसमें लग जाएगी। तो बहुत ही कम पार्ट ऐसा होगा जो हर्बीवोर के पास बचेगा। यानी कि जब दूसरा कार्निवोर आके उस हर्बीवोर के पास फीड करेगा तो कार्निवोर को एनर्जी बहुत ही कम मिलेगी। समझ में आ रही है आपको? इसको हमने 10% लॉ से अभी डिस्कस करेंगे बाद में, तो वहां पर आपको ज्यादा अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखो एनर्जी फ्लो जो होता है, अब इसमें आपको ये देखना है कि दो लॉज फॉलो करता है। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो आपने सुने होंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि जो एनर्जी है इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये आपने बहुत पहले से पढ़ रखा होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या है? एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते, वो तो एनर्जी सन से आई थी, नेचर से आई थी। ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप उसको क्या कर सकते हैं? ओनली इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। जैसे कि जो एनर्जी सन से आई वो एनर्जी थी सोलर एनर्जी। उससे क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस हुआ, वो बन गया फूड। फूड में आया तो वो क्या हो गया? केमिकल एनर्जी आप कह सकते हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स थे, सब चीजें थी। सो एनर्जी क्या हुई? सन से जो एनर्जी थी अब वो एनर्जी चेंज हो गई है, फूड में आ गई है, तो फूड एनर्जी। तो या फिर उसके बाद क्या होगा? फूड जब डाइजेस्ट होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, एनर्जी यूटिलाइज होगी, बॉडी में से हीट प्रोड्यूस होगी, तो हीट एनर्जी लॉस हो गई। तो कुछ एनर्जी लॉस हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो एनर्जी क्या हो रही है? ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रही है। एनर्जी को ना ही हम बना रहे हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर रहे कि हमने फूड खाया वो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई। नो, इट इज नेवर डिस्ट्रॉयड, नीदर इट इज क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। क्लियर है ये पार्ट? नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि एनर्जी का ट्रांसफर तब तक नहीं होगा जब तक डिग्रेडेशन और डिसिपेशन ना हो। यानी कि ये दो प्रोसेस हैं जो एनर्जी के ट्रांसफर कराते हैं। ठीक है, अब डिग्रेडेशन और डिसिपेशन, डिग्रेडेशन किसका? फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म टू डिस्पर्स्ड फॉर्म। देखिए इसको ध्यान से समझिए। एनर्जी थी, ठीक है, अब वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक। तो सेकेंड लॉ के हिसाब से ये लॉ है कि वो एनर्जी तब तक ट्रांसफर नहीं होगी जब तक वो डिग्रेड नहीं हो रही फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड टू सिंपल फॉर्म और डिस्पर्स्ड फॉर्म, और वो डिसिपेट नहीं हो रही। यानी कि जैसे कि आप ये देखिए, फूड एनर्जी थी, हमने फूड खाया, तो फूड के अंदर जो एनर्जी थी वो थी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। ठीक है, अब वो एनर्जी डिग्रेड होगी, फूड डाइजेस्ट होगा, उसके बाद क्या होगा? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में वो एनर्जी यूज होगी। उसके बाद क्या होगा कि एनर्जी जो है, कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी हीट की फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं कि वो डिस्पर्स हो गई एनर्जी। अब वो एनर्जी लॉस हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट, मतलब वो डिस्पर्स्ड फॉर्म है एनर्जी की। फूड जो था वो क्या फॉर्म थी? कॉन्सेंट्रेटेड। तो फूड से लेके जो आगे वो हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस हुई है, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म से डिस्पर्स्ड फॉर्म में आ गई है वो एनर्जी। इसी को हम बोल रहे हैं कि एनर्जी जो है आगे ट्रांसफर हुई है। यानी कि तब तक एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी जब तक कि वो डिग्रेड नहीं हो रही है, डिसिपेट नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये एनर्जी जो है, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इतना भी कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। वैसे अगर आप ये ना भी अगर मेंशन करना चाहें अपने नोट्स में, वैसे कर लेंगे तो बेटर ही है। और एनर्जी फ्लो के लिए इतना ही था अभी, और इसको आप कॉपी कर लीजिएगा नोट्स को। एनर्जी फ्लो में इतना कुछ बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है समझने वाली चीज, तो बस एक नॉर्मल सी चीज है कि एनर्जी फ्लो कर रही है तो कैसे कर रही है इकोसिस्टम में। सो होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे, और फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद फूड वेब के बारे में। So hope the lecture was useful for you, or thank you so much. Stay tuned for the next lectures also.